अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम क्या था? मसल्स। मसल्स यानी कि पेशी, और पेशी का उद्गम भ्रूण के जिस ऊतक से होता है उसका नाम क्या है? मेसोडर्म। ठीक है, हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने इसके प्रकार देखे थे। 3 प्रकार की पेशी आप लोगों को बताई थी। कौन कौन सी? पहली बताई थी स्केलेटल, पहली स्केलेटल मसल देखी थी हमने। दूसरी हमने मसल्स देखी थी विसेरल मसल देखी थी, और तीसरी हमने कौन सी देखी थी? कार्डियक मसल्स देखी थी। ठीक है, अब हम इससे आगे बात करेंगे। आपको पता है कि मसल्स जो होती है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटीन रहता है। इसके साथ साथ हम मसल्स की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। कोई भी मसल्स होती है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह क्रिएट होती है उसकी बात करेंगे। तो इसके आगे हम बात करते हैं, पहले लिखेंगे मसल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन जो होते हैं मसल्स में पाए जाने वाले, उसको हम 2 श्रेणियों के अंतर्गत रख सकते हैं। मसल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन को कितनी श्रेणियों के अंतर्गत रख सकते हैं? 2 श्रेणियों के अंतर्गत। पहली है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। पहली प्रोटीन है कौन सी? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यानी कि संकुचन की क्रियाशीलता वाली प्रोटीन। ठीक है, कैसे होती है वो बात हम करेंगे। दूसरी प्रोटीन है रेगुलेटरी प्रोटीन। दूसरी प्रोटीन कौन सी है? रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, रजिस्टर ओपन करो और लिखिए इस बात को। देखो, पहले तो ये बात क्लियर कर लो कि प्रोटीन जो है वो मैंने यहाँ पर 2 प्रकार की बताई है। पहली बताई है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और दूसरी मैंने कौन सी बताई है? रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, 2 प्रकार की मसल्स की प्रोटीन की बात कर रही है। तो पहले ये सुनो, कोई भी मसल्स में ऐसी प्रोटीन नहीं होती जो प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल होती हो। प्रोटीन खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, सिकुड़ती नहीं है, बल्कि उन प्रोटीन के द्वारा मसल्स में सिकुड़ाव आ जाता है। प्रोटीन खुद नहीं सिकुड़ती। कई बच्चे क्या करते हैं, इसकी परिभाषा में लिख देते हैं कि ऐसी प्रोटीन जो क्या होती है? सिकुड़ने वाली होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाती है, जो कि क्या है? गलत है। यानी कि ऐसी प्रोटीन जिनकी वजह से मसल्स सिकुड़ जाती है, वो प्रोटीन कौन सी होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, यानी कि सिकुड़ने वाली प्रोटीन होती है। ठीक है, चल लिखिए, प्रोटीन नहीं सिकुड़ती, इस बात को ध्यान में रखें। लिखिए आप, सबसे पहले लिखेंगे प्रोटीन के दोनों प्रकार। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन या संकुचनशील प्रोटीन, मसल्स में पाई जाने वाली। हाँ, मसल्स की प्रोटीन कर रहे हैं, मसल्स की प्रोटीन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले लिखोगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, संकुचनशील, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लें। दोनों प्रोटीन के आप नाम लिख लो, फिर इसके बारे में लिखेंगे हम। दोनों प्रोटीन के नाम लिख लिए। अब आप शुरुआत करोगे सबसे पहले इस प्रोटीन की। इस प्रोटीन के बारे में मैंने क्या बताया? प्रोटीन खुद क्या है? नहीं सिकुड़ती। खुद प्रोटीन नहीं सिकुड़ती, बल्कि इसकी वजह से किसी मसल्स में क्या आ जाता है? सिकुड़न आ जाती है। बल्कि इसकी वजह से किसी मसल्स में क्या आ जाती है? सिकुड़न आ जाती है। ऐसी प्रोटीन क्या कहलाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एक्टिन, और दूसरा एग्जाम्पल है मायोसिन। कौन कौन सा एग्जाम्पल बताया मैंने? एक्टिन और मायोसिन, यानी कि ऐसी प्रोटीन जो खुद नहीं सिकुड़ती लेकिन उसकी वजह से मसल्स में सिकुड़न आ जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाती है। लिख लीजिए, देखिए इसमें ऐसी प्रोटीन जो खुद तो सिकुड़ने वाली नहीं होती, ऐसी प्रोटीन जो खुद तो सिकुड़ने वाली नहीं होती लेकिन उसकी वजह से
लेकिन उसकी वजह से मसल्स में सिकुड़न आ जाती है। ऐसी प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन सिकुड़ने वाली नहीं होती, ठीक है ना। ऐसी प्रोटीन जो खुद तो सिकुड़ने वाली नहीं होती लेकिन उसकी वजह से मसल्स में सिकुड़न आ जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाती है। कौन सी प्रोटीन कहलाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाती है। लिख लीजिए। ये हमारी मसल्स पर तीसरी वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो डाल दी गई है। ठीक है, लिख लिया। ऐसी मसल्स जो खुद तो नहीं सिकुड़ती लेकिन उसकी वजह से मसल्स में सिकुड़न आ जाती है, कौन सी प्रोटीन कहलाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाती है। एग्जाम्पल लिखेंगे एक्टिन और मायोसिन। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन जो है वो इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, लिख लीजिए। नेक्स्ट है रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी का मतलब क्या है? किसी प्रकार का रेगुलेशन करना, नियामक प्रोटीन ही कहा जाता है इसको। किसी प्रकार का क्या करना? रेगुलेशन करना। तो ये क्या करती है? डिसाइड करती है कि कितना कॉन्ट्रैक्शन होना है या कितना फैलाव होना है। क्या डिसाइड करती है? रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का, यानी कि सिकुड़ने व फैलने, मसल्स के सिकुड़ने व फैलने पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। कौन सी प्रोटीन कहलाती है? रेगुलेटरी प्रोटीन कहलाती है। लिख लीजिए इस बात को। ये ऐसी प्रोटीन होती है जो कॉन्ट्रैक्शन व रिलैक्सेशन को, ये ऐसी प्रोटीन होती है, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़न, ये ऐसी प्रोटीन होती है जो सिकुड़ने तथा फैलने को डिसाइड करती है या नियंत्रित करती है, रेगुलेटरी प्रोटीन कहलाती है। ये ऐसी प्रोटीन होती है जो सिकुड़ने तथा फैलने को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, डिसाइड करती है, रेगुलेटरी प्रोटीन कहलाती है। एग्जाम्पल है इसका ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन। 2 एग्जाम्पल बताए मैंने, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन जो है वो इसके उदाहरण है, लिख लीजिए। 2 तरह की प्रोटीन मैंने बताई, पहली कॉन्ट्रैक्टाइल और दूसरी है रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, चलिए ये लिख लीजिए, फिर इससे आगे बात करते हैं। हाँ देखिए, अब इस चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे क्या रहता है। ये जो चित्र बनाया मैंने, इसमें क्या है, बाइसेप्स जो है वो उसकी मसल्स में उठाव आया है। किस तरह आया है वो चीज़ें हम देख रहे हैं। देखो आप सभी को पता है ये 2 क्या है, हाथ की हड्डियां हैं। मैंने 2 आपको बोन्स दिखाई है। बोन्स है, ये जो है ये मसल्स है हाथ वाली, ये भी क्या है, मसल्स है। दोनों ही क्या है, मसल्स है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ वाली मसल्स को आपको पता है क्या कहा जाता है, बाइसेप्स कहा जाता है। तो इसलिए इसको मैंने क्या लिख दिया, बाइसेप लिख दिया। ठीक है, अब जो मसल्स बोन के द्वारा जुड़ती है, मसल्स जब बोन्स के द्वारा जुड़ती है तो जिस जॉइंट के द्वारा जुड़ती है उस जॉइंट को क्या कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। यानी कि कैसा जॉइंट, मसल्स और बोन के बीच में जॉइंट जो होता है वो टेंडन होता है। तो इसको हम याद रख सकते हैं MTB से। मसल्स और बोन के बीच में जो जॉइंट बनता है वो क्या होता है, टेंडन है। यानी कि इस मसल्स को बोन से जोड़ने वाला जोड़ क्या है, टेंडन है। अब हम इधर बढ़े तो ये जो है ये बोन है, एक ह्यूमरस और ये नीचे बोन है। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है वो होता है लिगामेंट। क्या होता है, बोन के बीच में जो जॉइंट होता है वो क्या होता है, लिगामेंट। इसको याद रखने के लिए हम BLB बल्ब
BLB इस शब्द से याद रख सकते हैं, यानी कि बोन बोन के बीच में जो जॉइंट लगता है वो कौन सा लगता है, लिगामेंट वाला लगता है, ठीक है। और इस लिगामेंट के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको क्या कहा जाता है, साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। अब इस हाथ को बार बार प्रैक्टिस करके अगर यूं यूं किया जाए किसी एक्सरसाइज के थ्रू या, तो क्या होता है, इस बाइसेप में उठाव आता है, क्योंकि इसको स्थान नहीं मिलेगा, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होएगी, स्थान नहीं मिलेगा तो ये क्या होएगा, देखो ये हाथ उठकर यहाँ आ जाएगा, इस बाइसेप में क्या आ जाता है, उठाव आ जाता है। बाइसेप में क्या आ जाता है, उठाव आ जाता है। लगातार अभ्यास के दौरान हम पढ़ते हैं कि जब एक्सरसाइज की जाती है तो बोन्स क्या हो जाती है, बीच बीच में ये जो मसल्स होती है, जैसे मान लीजिए कोई मसल्स है और इस मसल्स में क्या है, लगातार एक्सरसाइज करने से इसमें क्या आ जाती है, कटाव आ जाता है, बीच बीच में से क्या आ जाता है, कटाव आ जाता है। साथ साथ में इसके साइड में भी क्या आता है, खिंचाव आता है। और जब प्रोटीन की डाइट ली जाती है, कहते हैं कि एक्सरसाइज के साथ साथ प्रोटीन की डाइट लेनी चाहिए, तो जब प्रोटीन की डाइट ली जाती है तो ये कटाव जो होता है वो भर जाता है। कटाव क्या हो जाता है, भर जाता है। कटाव के भरने से ये जो मसल्स है इसमें क्या आ जाता है, लंबापन, मोटापन ये आ जाता है। मसल्स की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, मसल्स में साइज में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, जो पहलवान होते हैं या नियमित तौर पर एक्सरसाइज करने वाले होते हैं उनकी मसल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो बाइसेप्स जो होते हैं इस रीजन से उठता है। तो आप ये एक सिंपल सा डायग्राम बना लीजिए ताकि आपकी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। एक तो इससे क्या क्लियर होएगा कि लिगामेंट में बीच में जो फ्लूइड होता है वो साइनोवियल फ्लूइड है, ये क्लियर होएगा। दूसरा लिगामेंट का पता चलेगा, तीसरा आपको टेंडन का पता चलेगा। फिर मसल्स, एक चीज ये हो रहा है, मसल्स खिंचाव लाती है, मसल्स से हड्डियों में भी खिंचाव आता है, हड्डियाँ खींचती है तो यहाँ जो है स्थान मिल जाता है, जिसके कारण बाइसेप्स जो होता है वो निकल जाता है। तो ये डायग्राम आप बना लें। हाँ, अब जो डायग्राम हमने बनाया ये एक मसल्स का है, ठीक है। किसका डायग्राम है, एक मसल्स का है। किसका है, एक मसल्स, यानी कि इस बाइसेप्स वाली मसल्स को इस तरह काट दिया और उस काट का डायग्राम जो है वो बनाया है, ठीक है। ऐसे काटवा मसल्स का डायग्राम बनाया। अब देखो कोई भी मसल्स अगर कटती है तो उस मसल्स तो बहुत क्लस्टर होता है मसल सेल का, ठीक है, ग्रुप होता है मसल सेल का। मसल्स जो है यानी कि ये एक पेशी है और पेशी जो होती है बहुत सारी पेशी कोशिकाओं का क्या होती है, ग्रुप होती है। बहुत सारी पेशी कोशिकाओं का ग्रुप होती है। उसकी एक कोशिका को मायोफाइबर कहा जाता है। एक कोशिका को क्या कहा जाता है, मायोफाइबर। यानी कि ये क्या था, एक मसल्स थी, इसके अंदर कई मायोफाइबर प्रेजेंट है। दिख रहे हैं ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या है, मायोफाइबर है। मायोफाइबर को मैं कह सकती हूँ मसल सेल। क्या कह सकती हूँ, मसल सेल। यानी कि एक मसल सेल किस नाम से जानी जाती है, मायोफाइबर के नाम से जानी जाती है। और बंडल ऑफ मायोफाइबर जाना जाता है फेसिकल के नाम से। अब ये क्या है, बंडल है ना, पूरा बंडल है, ये दिखाई दे रहा है आपको, बहुत सारे मायोफाइबर का बंडल है। ये इसके अंदर एक मायोफाइबर, दो मायोफाइबर, 3, 4, 5 इस तरह बहुत सारी मायोफाइबर है। और पूरा ये बंडल जो है मायोफाइबर का, ये फेसिकल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, फेसिकल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एक फेसिकल हो गया, ये दूसरा फेसिकल, ये तीसरा फेसिकल। इस तरह एक मसल्स में कई फेसिकल होते हैं जो क्या होते हैं, कई मायोफाइबर के समूह होते हैं। मायोफाइबर एक मसल सेल को कहा जाता है। एक मसल सेल को मायोफाइबर कहा जाता है, कई मायोफाइबर के समूह को फेसिकल कहा जाता है और कई फेसिकल के समूह को मसल्स कहा जाता है। समझ में आई बात, ठीक है। ये क्या है, एक मसल्स है। तो एक फेसिकल ये हो गया, एक फेसिकल ये, एक फेसिकल ये। इसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको क्या कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और इस कनेक्टिव टिश्यू को जिस नाम से जाना जाता है वो है फैशिया। क्या है, फैशिया, ठीक है। इस कनेक्टिव टिश्यू को जिस नाम से जाना जाता है फैशिया, सी हो रहेगा, ठीक है। जिस नाम से जाना जाता है उसको क्या कहा जाता है, फेशिया। यानी कि बहुत सारे फेसिकल्स के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको क्या कहा जाता है, फेशिया कहा जाता है। अब देखो इन प्रत्येक के चारों ओर क्या है, एक आवरण है। इन प्रत्येक के चारों ओर क्या है, एक आवरण है, ठीक है। सबसे पहले एक मसल्स के चारों ओर का आवरण एपिमाइसियम कहलाता है। क्या कहलाता है, एक मसल्स के
है, दिखाई दे रहे हैं। एंडोमायोसियम एक मायोफाइबर के चारों ओर का आवरण, एक फेसिकल के चारों ओर का आवरण पेरीमाइसियम, और पूरी मसल्स के चारों ओर का आवरण एपीमाइसियम। ठीक है, अब इस बात को हम लिखेंगे, रजिस्टर ओपन कीजिए। एक मिनट लिखिए इस बात को, पहले आप सारा क्लियर होएगा, पहले लिखिए आप। डायग्राम बना लिया क्या? नहीं बनाया तो डायग्राम बना लीजिए पहले आप। तब तक मैं वीडियो रोक देती हूँ, आप आराम से बना लीजिए। ये डायग्राम बनाना है आपको। हाँ वो बताएंगे, सारी चीजें आगे आएंगी, आप स्टेप टू स्टेप लिखते जाएं बस। सार्कोलेमा भी आएगा, सार्कोप्लाज्म, सब शब्द आएंगे, हम करवाएंगे सारे शब्द, एक बार लिखते रहे। ठीक है, ये डायग्राम बनाने में चलिए इस चित्र के बारे में लिखते हैं हम। सबसे पहले लिखोगे मसल्स की एक सेल को क्या कहा जाता है? मायोफाइबर कहा जाता है। लिखिए इस बात को, मसल्स की एक सेल को मायोफाइबर कहा जाता है। नोट कीजिएगा, मसल्स की एक सेल को मायोफाइबर कहा जाता है। मसल्स की एक सेल को मायोफाइबर कहा जाता है। बहुत सारे मायोफाइबर के ग्रुप को या क्लस्टर को क्या कहा जाता है? फेसिकल कहा जाता है। बहुत सारे मायोफाइबर के ग्रुप को फेसिकल कहा जाता है। बहुत सारे मायोफाइबर के ग्रुप को फेसिकल कहा जाता है। बहुत सारे मायोफाइबर के ग्रुप को फेसिकल कहा जाता है। बहुत सारे मायोफाइबर के ग्रुप को फेसिकल कहा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे, एक मसल्स में कई फेसिकल पाए जाते हैं। 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 इन फेसिकल के बीच संयोजी उत्तक, इन फेसिकल के बीच संयोजी उत्तक दिखाई दे रहा है आपको। इनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड भरा रहता है। इनके बीच में संयोजी उत्तक भरा रहता है। इनके बीच में संयोजी उत्तक भरा रहता है, जिसे फैसिया कहा जाता है। संयोजी उत्तक भरा रहता है, जिन्हें फैसिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, फैसिया कहा जाता है। अगली लाइन से लिखोगे, एक मसल्स के चारों ओर के बाह्य आवरण को एपीमाइसियम, एक मसल्स के चारों ओर के बाह्य आवरण को, एक मसल्स के चारों ओर के बाह्य आवरण को, एक मसल्स के चारों ओर के बाह्य आवरण को एपीमाइसियम, एक मसल्स के चारों ओर के बाह्य आवरण को एपीमाइसियम, एपीमाइसियम, एपीमाइसियम। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे, एपीमाइसियम लिखने के बाद में अगली बात हम लिखेंगे, एक फेसिकल के चारों ओर के आवरण को पेरीमाइसियम, एक फेसिकल के चारों ओर के आवरण को पेरीमाइसियम, एक
फेसिकल के चारों ओर के आवरण को पेरीमाइशियम, ये दिखाई दे रहा है, एक फेसिकल के चारों ओर के आवरण को पेरीमाइशियम, एक फेसिकल के चारों ओर के आवरण को पेरीमाइशियम कहा जाता है। ठीक है, पेरीमाइशियम कहा जाता है। नेक्स्ट, एक मायोफाइबर या मसल सेल, एक मायोफाइबर या मसल सेल, एक मायोफाइबर या मसल सेल के एक मायोफाइबर या मसल सेल के चारों ओर के आवरण को क्या कहा जाता है? एंडोमाइशियम कहा जाता है। एक मसल सेल के चारों ओर के आवरण को या मायोफाइबर के चारों ओर के आवरण को एंडोमाइशियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोमाइशियम कहा जाता है। अब आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऐसा टिश्यू जो कई फेसिकल को होल्ड रखता है, कौन सा टिश्यू कहलाता है? फेसिया कहलाता है। ठीक है, क्लियर। इससे आगे के लेसन में हम पढ़ेंगे, इस एक मायोफाइबर को मैं यहाँ से निकाल लूंगी, इस एक मायोफाइबर को यहाँ से बाहर निकाल लूंगी और फिर इस मायोफाइबर की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। पहले आपने देखा कि एक मसल्स में भी कई मायोफाइबर प्रेजेंट थे, जैसे एक डिब्बे में कई सिगरेट प्रेजेंट नहीं होते, उसी प्रकार एक मसल्स में कई क्या होते हैं? मायोफाइबर प्रेजेंट रहते हैं। अब एक मायोफाइबर को भी निकाल लूंगी, सिगरेट में भी क्या होते हैं? तंबाकू होती है ना। अब इस मायोफाइबर के अंदर भी क्या होंगे? कई और तंतु होंगे, उनके बारे में जिक्र हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।